हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। कल हमने जो पढ़ा था, हम जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जनरल साइंस की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल प्लांट टिश्यू पढ़ा था। जो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। प्लांट टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया था, उसकी 2 वीडियो हैं। इसके बाद आज हम शुरू करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, इसके बारे में पूरा कितने प्रकार के होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं, वो अधिकतर पूछने की संभावना रहती है, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का हम टॉपिक चालू करते हैं एनिमल टिश्यू। फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड जनरल साइंस के अलावा अगर आप रीट की 11th स्टैंडर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है पूरा मेरा एनसीईआरटी से उठाया हुआ है और ये क्लास 9th का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, जैसे हमने कल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो जब एक समूह में काम करती हैं तो उन समूह को ही हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो हमने कल पढ़े थे कि टिश्यू है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टिश्यू होते हैं? 2 प्रकार के। एक टिश्यू होते हैं हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं और दूसरा हमारे होते हैं एनिमल टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। या उसकी जो बॉडी होती है उसमें जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम अपनी छाती की गति महसूस करते हैं। यानी जैसे हम ऊपर नीचे होते हैं तो हमारे लंग्स ऊपर नीचे होते हैं। तो यानी शरीर हमारे जो अंग गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं। हम जो भी गति करते हैं, यानी हमारे जो भी आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गन्स जो गति करते हैं, उनमें एक विशेष कोशिकाएं होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पेशीय कोशिकाएं कहती हैं, जो हमारी गति के लिए, शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। तो सांस लेते समय हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और फेफड़ों के द्वारा ये अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता अपना कार्य करने के लिए होती है। यानी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं, इसके लिए उनको फेफड़ों के द्वारा उस O2 को अवशोषित किया जाता है और फिर उसके बाद जो रक्त होता है हमारा, उस रक्त के द्वारा उसे हमारे अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रक्त होता है, ब्लड है, वो हमारा विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाने का कार्य करता है, जिसके साथ हमारे जो O2 है वो भी पहुंचती है। ओके, तो इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो रक्त होता है वो कैसे काम करता है। यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। हमारे शरीर में मतलब हम जो भी भोजन लेते हैं और जो O2 लेते हैं, उनको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। साथ में शरीर के सभी भागों से जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होते हैं, यानी हम जो भोजन करते हैं और जो O2 लेते हैं, यानी O2 हम फेफड़ों से अवशोषित करते हैं, भोजन हमारा मुंह से होते हुआ पाचन स्टोमच यानी हमारे आमाशय में पाचित होता है। फिर ये जो है वो आगे जाके छोटी आंत में इनका पाचन होता है और पाचन होने के बाद जब ये अवशोषित हो जाते हैं, बचे हुए पदार्थ होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकाले जाते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ तक? लीवर और किडनी तक। उनको अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? लीवर और किडनी होते हैं। तो लीवर और किडनी के द्वारा जो उत्सर्जन किया जाता है वो भी हमारे रक्त के द्वारा ही किया जाता है। आप इसको भी ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर पूछ सकते हैं कि रक्त के कौन कौन से कार्य हैं, ब्लड के कौन से कार्य हैं, तो एक तो इम्पोर्टेंट है विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, साथ में भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना और शरीर के सभी अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर लीवर और किडनी तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे रक्त और जो पेशियां होती हैं, दोनों हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतक हैं। यानी जो इम्पोर्टेंट ऊतक हैं वो, उसके उदाहरण कौन कौन से हमारे दे सकती हैं आप? रक्त और पेशियां। पेशियां शरीर को गति प्रदान करती हैं, रक्त हमारे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाने में और अपशिष्ट पदार्थ को लीवर और किडनी के द्वारा उत्सर्जन के लिए बाहर निकालने में आवश्यक होता है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है कि जो रक्त होता है और पेशियां होती हैं वो हमारे शरीर के
पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर, विभिन्न कोशिकाओं के समूह से मिलकर ये काम करते हैं, इसके लिए हमारे ये ऊतकों के उदाहरण है। ठीक है, ये तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो ऊतक होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो टिश्यू हैं उनको कार्य के आधार पर डिवाइड किया गया है। इसके आधार पर हमारे शरीर में 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक पाए जाते हैं। अब कौन कौन से जंतु ऊतक हमारे शरीर में पाए जाते हैं? एपिथीलियम ऊतक, ठीक है, और दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है हमारा पेशीय ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे शरीर में 4 प्रकार के ऊतक बनते हैं। एपिथीलियम ऊतक, जिसे हिंदी में उपकला ऊतक भी बोलते हैं, जो जैसे हमने प्लांट में देखी थी एपिडर्मिस होती है, बाह्य त्वचा के रूप में कार्य करती है, वैसे ही हमारे शरीर का एपिथीलियम ऊतक होता है, जो कि उपकला ऊतक बोलते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षा करने का कार्य करता है। दूसरा होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो योजी को यानी योजक करने का, जोड़ने का काम करता है, तो मुख्य रूप से इसमें इसका उदाहरण क्या हो गया? रक्त आ गया। तीसरा होता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक मतलब जो पेशियों को शरीर की गति प्रदान करती हैं, वो पेशियां मिलकर जो ऊतक बनाती हैं, वो पेशीय ऊतक होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा पेशी आ जाएगा। और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हम आगे भी इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये हमारे जो मस्तिष्क, मेरुरज्जु, हमारा जो दिमाग होता है, उसके अंदर कार्य करते हैं। तो उनकी तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ जो ऊतक होता है, वो कौन सा होता है? हमारा तंत्रिका ऊतक होता है। तो 4 ऊतक हो गए। आप इसको ध्यान रख लेना है, क्योंकि पूछा जा सकता है क्वेश्चंस के रूप में कि हमारे जंतु ऊतक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। 3 एक जैसे देकर एक अलग दे देगा, कोई भी ऑप्शन, या फिर 3 अलग देकर एक दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये जंतु ऊतक का प्रकार बताइए। तो एपिथेलियम ऊतक, जिसे उपकला ऊतक भी बोलते हैं, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक हमारे होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि जो मैंने अभी बता ही दिया आपको कि जो रक्त है संयोजी ऊतक का, और पेशीय है वो पेशी ऊतक का उदाहरण है, जो मैंने आपको अभी बताया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं, अब आगे हम एक एक ऊतक के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियम ऊतक। कौन सा ऊतक पढ़ेंगे हम? सबसे पहले एपिथेलियम ऊतक हम पढ़ने वाले हैं। एपिथेलियम जो ऊतक होता है, इसके पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं और इसके बाद हम इसके थोड़ा वो एग्जाम्पल देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसके एग्जाम्पल्स, चाहे आप एक बार कैरेक्टर्स याद रखें या नहीं रखें, आपको एग्जाम्पल्स इनके जरूर याद रखने हैं, क्योंकि अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो इनके एग्जाम्पल्स में ही पूछे जाते हैं। तो एपिथेलियम ऊतक की हम बात करें, जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले जो ऊतक होते हैं, वो एपिथेलियम ऊतक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे पूरे जो प्लांट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस पूरे शरीर को, पूरे प्लांट को ढकने का कार्य करती है, वैसे हमारे शरीर को ढकने या हमारी बाहर रक्षा, हमारी बाहर मतलब जो बैक्टीरियास होते हैं, फंगस होते हैं और कवक होते हैं, जीवाणु, उनसे हमारी रक्षा करने वाले जो ऊतक है वो एपिथेलियम ऊतक होते हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। हमारे अंदर जो भी कैविटीज पाई जाती है, गुहिका मतलब जो भी कैविटीज हमारे अंदर होती हैं, उन सबको ढकने का कार्य भी एपिथेलियम ऊतक ही करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने में अवरोध का निर्माण भी करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे लंग्स हैं, ठीक है, एक स्टोमच है। अब अगर ऐसे होंगे तो एक दूसरे के साथ ये मिल जाएंगे, तो लेकिन उपकला ऊतक इन सबकी तरफ ऐसे झिल्ली बना लेता है और इनको हमारी सुरक्षा प्रदान करता है और इनको एक दूसरे से अलग भी करता है। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। यानी कैसी परत का निर्माण करती हैं? लगातार परत का निर्माण ये करती है। बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। यानी जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम इनमें पाया जाता है। क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस इनमें बहुत कम पाया जाता है। जो पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं या बाहर निकलता है, वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है, जिससे विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच पारगम्यता, शरीर और बाहरी वातावरण, शरीर के विभिन्न अंगों के बीच आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है कि जैसे कोई भी शरीर, जैसे आप मान लो बाहर से हमारा पानी है, जल है,
जल है उसको अगर हमारे शरीर में जाना है तो उसके लिए पहले किससे होकर जाना पड़ेगा, हमारी स्किन से होकर गुजरना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद भी हमारे अंदर जो पहुंचता है तो उसके ऊपर पहले उनको क्या है, स्किन में कौन सी ऊतक पाए जाते हैं, एपिथीलियम ऊतक पाए जाते हैं, जिनको उन्हें पार करके जाना पड़ेगा। तो यही लाइन ये बोल रही है कि जो पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या हमारे शरीर के अंदर से, यानी जो हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें जो साइटोप्लाज्म वगैरह भरा रहता है, या फिर जो भी पदार्थ हमारे शरीर के अंदर है उसे बाहर निकालना है, तो उसके ऊपर लिए भी एपिथीलियम होकर उसकी परत से होकर गुजरना पड़ता है। तो जिससे विभिन्न प्रकार की जो एपिथीलियम कोशिका हैं उनके बीच पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी देखो बाहरी वातावरण ये हो गया, बाहरी वातावरण हमारी बॉडी, ठीक है, और शरीर के अंदर के अंग ये हो गए, और इनके अंदर बीच हमारी बॉडी के बीच जो आदान प्रदान होता है वो एपिथीलियम ऊतक के द्वारा ही होता है। तो सभी एपिथीलियम को एक बाहर रेशेदार यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। क्या करती है कि जो मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन एक पाई जाती है हर एपिथीलियम ऊतक के ऊपर, जो उसे अन्य ऊतकों से अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, अब इससे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। और में हम देख लेते हैं त्वचा, मैंने बताया ही दिया आपको, स्किन सबसे ज़्यादा, इसके बाद हमारे जो मुंह है, आहार नली है, रक्त वाहिनी नली का अस्तर है, फेफड़ों की जो कूपिका होती है हमारे, और वृक्कीय नली है, आदि सभी एपिथीलियम ऊतक से बने होते हैं। क्या क्या, हमारी स्किन, ठीक है, हमारा जो मुंह होता है, क्योंकि मुंह में से भी शरीर ज़्यादातर हर जैसे जीवाणु का वह क्या जल है या फिर कोई भी पदार्थ है वो हमारे मुंह में होके जाता है, तो इसी एपिथेलियम ऊतकों से बना होता है। इसके अलावा आहार नली है, हमारी रक्त वाहिनी नली का स्तर है, मतलब जो ब्लड है वो ब्लड जो वाहिनियों से होकर जाता है उनका ऊपर की जो कवर है, अस्तर मतलब लाइनिंग होती है। फेफड़ों की कूपिका और वृक्कीय नली है, आदि सभी किससे बने होते हैं, एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। अब ये जो विभिन्न एपिथेलियम ऊतक है वो भी अपने कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के संरचना में होते हैं, क्योंकि इनकी जो कार्य, अब जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं वही भी कई प्रकार के कार्य करते हैं, तो अलग अलग कार्यों को, फंक्शंस को करने के लिए इनमें विभिन्न संरचनाओं से मिलकर विभिन्न प्रकार से बनते हैं। तो आप देख लेते हैं इनके प्रकार, ये ध्यान रख लेना, इसमें सरल सल्की एपिथेलियम एक प्रकार का एपिथेलियम होता है, सरल सल्की एपिथेलियम, नाम से पता पड़ रहा है जैसे सल्की मतलब जो चिपचिपा होता है। जब पदार्थों का संबंध वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली मतलब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है, तो वहां पर चपटी एपिथीलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। भाई जो चपटी एपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं वो क्या बोलती हैं, वो सरल सल्की एपिथीलियम कहलाते हैं। यानी हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है उनको पार करने के लिए, या फिर कोई भी जो हमारी रक्त नलिका है, इनके ऊपर जो भी कोशिका बनती है, आहार नली की है, मुंह के स्तर की जो कोशिका होती है, उनकी जो झिल्ली होती है वो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, तो वहाँ पर चपटी एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनको हम सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है, क्योंकि एक मेम्ब्रेन के रूप में होती हैं, झिल्ली के रूप में होती हैं, पतली होती हैं, और जो लाइनिंग का यानी कवर करने का कार्य करती हैं, यानी जो अंदर फ्लड भरा रहता है उसको इस तरह से कवर करने का कार्य करती है। तो ये केवल कोमल स्तर से बनी होती है। इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, कोशिका में रक्त नलिका का स्तर या कूपिका का, आहार नाली तथा मुंह का जो स्तर होता है वो शल्की एपिथेलियम से बना होता है। जैसे हमारा मुंह है, उस मुंह में जो ऊपर ऊपर हमारा दिखता है ना, उसमें जो झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है, सरल सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। साथ में जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, जो रक्त नलिका की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका भी जो इस अस्तर बना होता है। हमारे जो लंग्स होते हैं उनकी जो कूपिका है या जो आहार नली है, उनकी सबकी जो सेल है वो सल्की एपिथेलियम ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। तो आप इस तरह से भी ध्यान रखना है, जैसे आपको इससे पता चल जाएगा। जैसे रक्त नलिका है वो लंबी लंबी होती है, नलिका है तो लंबी होगी, कूपिका है वो भी लंबी होती है। इसके अलावा हमारी आहार नालिका है वो लंबी होती है, और हमारे मुंह का स्तर है वो सल्की एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं। ये तो हो गया सरल सल्की एपिथेलियम। दूसरा एपिथेलियम हो गई हमारी
एपिथीलियम, जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है स्तर, यानी स्तर क्या होते हैं, परत मिलकर, परतों से मिलकर बनी होती है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम इसको बोले होते हैं। तो कई परतों के पैटर्न में ये व्यवस्थित होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है स्तरित यानी परत, तो परतों उसके पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथीलियम को स्तरित सेल की एपिथीलियम या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम कहती हैं। तो परत के रूप में क्या पाया जाता है हमारी बॉडी में, आपको ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद रखना कि परत के रूप में क्या पाया जाता है, त्वचा, हमारी स्किन होती है जो कई परतों से मिलकर बनी होती है। तो स्तरित सेल की एपिथेलियम का उदाहरण हो गया शरीर का रक्षात्मक कवच या हमारी त्वचा। ओके, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। ये सेल की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की जो एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित पाई जाती हैं। तो स्तरित सेल की एपिथेलियम यानी परतों में व्यवस्थित किस में पाई जाती है, शरीर का रक्षात्मक कवच या त्वचा के अंदर पाई जाती है। तीसरे प्रकार की है स्तरित सेल की एपिथेलियम कौन सी होती है, हमारी होती है हमारी स्तंभाकार एपिथेलियम। कॉलुमल स्तंभ, यानी स्तंभ के जैसे, स्तंभ कैसे होते हैं, जैसे लंबे लंबे, इस तरह से स्तंभ के रूप में ये पाई जाती है। जैसे लंबे लंबे स्तंभ होते हैं ना, हमारे खंबे खड़े होते हैं, वैसे ये होती है कॉलुमनर एपिथेलियम इनको बोलते हैं, जो कि स्तंभ को हम कॉलुमनर बोलते हैं इंग्लिश में। ये अवशोषण और स्राव जहाँ होता है वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं और इन्हें हम स्तंभाकार या कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। तो यानी हम जहाँ भी हमारे अंदर जहाँ अवशोषण और स्राव का कार्य होता है, सिक्रेशन का और एब्जॉर्वेशन का कार्य होता है, वहाँ पर ये एपिथेलियम पाई जाती है। तो ये एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है। तो सबसे ज़्यादा अवशोषण का और सिक्रेशन का कार्य हमारे कौन सी ऑर्गन में होता है, शरीर के में, आंत में होता है। तो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, ये आंत के भीतरी स्तर में या लाइनिंग में ये पाई जाती हैं। आपको याद हो जाएगा स्तंभाकार यानी खंबे जैसी लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, इनसे मिलकर जो ऊतक बनता है वो स्तंभाकार एपिथेलियम बनता है। जहाँ हमारा अवशोषण और सिक्रेशन सबसे ज़्यादा होता है वहाँ ये पाई जाती हैं। तो आप इसे याद रख लोगे कि अवशोषण और सिक्रेशन हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आंत में होता है। तो आंत का जो भीतरी स्तर है, आंत की जो लाइनिंग है, वहाँ पर ये पाई जाती है। अगला है पक्षमावी स्तंभाकार एपिथेलियम। नाम से पता चलता है जैसे पक्षम जहाँ पाए जाते हैं, यानी सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया मतलब होता है बाल जैसी संरचना, जहाँ हमारे अंदर ऑर्गन्स में पाई जाती है वहाँ पर ये पाई जाएंगी। सीलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम होती हैं कुछ स्तंभ, ये एपिथेलियम का एक प्रकार है, वो स्तंभाकार का एक प्रकार होता है। कुछ स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक है, वहाँ पे पक्षमाव या सीलिया पाई जाती हैं, जो कि एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिका हैं उनकी सतह पर बाल जैसी रचना पाई जाती है। जैसे ये स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, इन कोशिकाओं पर कुछ बाल जैसी संरचना स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। उन प्रकार की जो एपिथेलियम होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पक्षमावी स्तंभाकार एपिथेलियम या सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि ये इनके जो पक्ष में सीलिया है वो गति कर सकते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे से ऊपर। इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता प्रदान करती है। तो आप इस तरह से ध्यान रखना कि मुख्य रूप से कहाँ पर ये पाई जाती है, जहाँ पर श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। यानी ये जो पक्षमाव होती हैं वो हमारे जो म्यूकस होता है हमारे शरीर का, उसको साफ करके अंदर जाने देती है। तो इस प्रकार की एपिथेलियम को हम पक्षमावी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। मुख्य रूप से हमारी श्वास नली में ये ब्रोंकाइटिस में पाए जाते हैं, यानी नाक के अंदर हमारे जो हेयर्स होते हैं, हमारी जो अंदर श्वास नली में जो कहते हैं जो हवा जाती है, वायु जाती है, वो ऑक्सीजन जाती है, उसमें कुछ बाहर के कण भी होते हैं, तो उनको साफ करने का कार्य करती है पक्षमावी स्तंभाकार एपिथेलियम, जो किस में पाई जाती है, हमारी श्वास नली में पाई जाती है। तो ये आप ऐसे भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा हमारा श्लेष्मा कहाँ होता है, हमारी सांस नली में, ब्रोंकाइटिस में होता है, यानी नाक से होकर जाता है, तो हमारी श्वास नली में ये पाई जाती है। इसके अलावा जो फीमेल होती हैं, उन फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उनमें भी एग जो होता है, उस एग को नीचे सरकाने के लिए इनमें छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में भी ये पाई जाती है। अब हम आगे देख लेते हैं, दूसरी अगली एपिथेलियम के बारे में देखते हैं और कौन सी एपिथेलियम होती हैं। तो आगे है घनाकार एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है घनाकार, यानी घन के आकार की। घन कैसे होते हैं,
जैसे हथौड़े जैसे आकार की होती है, या फिर किस तरह से बोल सकते हैं छोटे छोटे ऐसे इस तरह से ये व्यवस्थित पाई जाती हैं। घन के आकार की होती है, छोटा जैसे क्यूब बनता है हमारा, इनको बोलते हैं क्यूबियोइडल एपिथेलियम कहते हैं। वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि जो होती है उसकी नली के अस्तर का निर्माण करती है। घन कैसे होते हैं, न से आप रख लेना, जैसे घन आकार। घन कैसा होता है, वृक्कीय नली हमारी जो किडनी की नलिकाएं होती हैं, ठीक है, नेफ्रॉन जो होते हैं हमारे किडनी में, उन नेफ्रॉन्स जो होते हैं, उन नेफ्रॉन्स में 3 प्रकार की नलिकाएं होती हैं, पीसीटी, डीसीटी होती हैं, हेनले के लूप होते हैं। उन नलिकाओं के अंदर ये पाई जाती हैं एक तो। दूसरा हमारा जो अंदर मुंह के अंदर लार ग्रंथि होती है, उन लार ग्रंथि का जो भी लाइनिंग है वो भी यही बनाती हैं। तो घनाकार एपिथेलियम जहाँ पे अधिक, यानी लार ग्रंथि में लार की अधिकता होती है, वृक्कीय नली में जो अधिकता होती है तो वहाँ पर ये पाई जाती है। तो ये क्या काम करती हैं, ये उनको यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है हमारा ग्रंथिल एपिथेलियम। ग्रंथिल एपिथेलियम होती है जो कि हमारी स्तंभाकार और घनाकार एपिथेलियम होती है, उसी का ही एक प्रकार होता है। कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, एपिथेलियम कोशिकाएं क्या होती हैं, वो कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित कर लेती हैं। यानी इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, ग्रंथि के रूप में, यानी श्रावण का कार्य, सिक्रेशन का कार्य करती है। तो ये सिक्रेशन करने के बाद हमारे विभिन्न अंगों पर सिक्रेट करती हैं, श्राव करती हैं। तो इन को ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक कोशिक ग्रंथिल एपिथेलियम होती है और दूसरी होती है बहुकोशिक ग्रंथिल एपिथेलियम होती है। आप नाम से पता चलता है जो एक कोशिका से बनी है वो एक कोशिक ग्रंथिल एपिथेलियम, और बहुत सारी कोशिकाएं जुड़कर जो जो ग्रंथिल एपिथेलियम ग्लैंडुलर बनाती हैं उसको बहुकोशिक ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। तो एक कोशिक ग्रंथिल एपिथेलियम होती है वो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी होती है, मतलब अलग अलग ये जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग बनाती हैं और अपना सिक्रेशन अलग अलग डालती हैं। इसका एग्जाम्पल है आहार नाल की कलश कोशिकाएं या गॉबलेट सेल्स। ये आप ध्यान रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हो, कई बार इसको पूछा भी गया है। तो एक कोशिक ग्रंथिल एपिथेलियम का उदाहरण आप देख सकते हो क्या होता है। एक कोशिक ग्रंथिल एपिथेलियम का उदाहरण है आहार नाल की कलश कोशिकाएं या गॉबलेट सेल। दूसरा है बहुकोशिक ग्रंथिल एपिथेलियम। बहुकोशिक ग्रंथिल जो एपिथेलियम होता है उसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियम ऊतक है यानी टिश्यू होते हैं उसके कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण कर लेते हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये बहुत सारी कोशिकाएं आगे जाके ऐसे जुड़ जाती हैं और एक एक बहुकोशिक समूह बना लेती हैं और फिर एक साथ मिलकर सिक्रेशन करती हैं। जैसे मुंह में लार का सिक्रेशन होता है वो इस तरह से बहुत सारी कोशिकाओं के जुड़ने से होता है। इसका एग्जाम्पल है लार ग्रंथि। यानी लार ऐसे जान लेना कि हमारे मुंह में लार है वो बहुत सारी आती है, तो बहुकोशिक जो ग्रंथि होती है उसमें वो किसका एग्जाम्पल है, लार ग्रंथि का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप ध्यान रख लेना लार ग्रंथि की नली जो होती है उसकी जो लाइनिंग बनाती है, उसका कवर बनाती है, वो तो घनाकार एपिथेलियम बनाती है, लेकिन जो बहुकोशिक ग्रंथिल एपिथेलियम जो सिक्रेशन होता है वो लार ग्रंथि का, वो किसका उदाहरण है, बहुकोशिक ग्रंथिल एपिथेलियम का उदाहरण है। आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से, ज़्यादातर इसके कैरेक्टर्स नहीं पूछे जाते हैं, इनमें यही पूछा जाएगा कि आहार नाल की जो कलश कोशिकाएं हैं वो कौन सी एपिथेलियम का उदाहरण है। या तो ऐसे पूछ लेंगे या फिर ऐसे पूछेंगे कि एक कोशिक ग्रंथिल एपिथेलियम का एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए। तो आपको इसमें ऐसे पूछ लेंगे, जैसे आहार नल की कलश कोशिका दे देंगे, साथ में वृक्कीय नली दे देंगे, साथ में लार ग्रंथि दे देंगे, आपको एक एग्जाम्पल चूज़ करना है। तो आप इस तरह से, आप ज़्यादा भी नहीं तो जैसे मैंने इसको अच्छे से हाईलाइट भी कर दिया है, कलर भी कर दिया है, तो आप आराम से 1-2 बार इसको अब अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स के लास्ट के लिए शॉर्ट नोट्स में एपिथेलियम का नाम लिख लेना, मतलब मुख्य मुख्य नाम लिख के इनके एग्जाम्पल्स के नाम लिख के आप इसको याद कर सकते हैं। तो 4-5 बार आप याद करोगे तो आपको अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। तो आज हमने एपिथेलियम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ा, इसके प्रकार पढ़ लिए, जिसमें हमने पहला ऊतक पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियम ऊतक पढ़ा। ठीक है, इसके बाद इसमें 3 ऊतक और रहते हैं, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है। इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो,
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो, चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर कर दो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। आगे कल हम की जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतक के बारे में, और उसके बाद हम तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यू वाला टॉपिक हमारा कल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू।